बस एक जिम्मेदारी। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। बेटी? मैं तुझे बेटी मानूं? तू तो मेरे और मेरे बेटे के बीच की दीवार है। हाँ माँ, अब घर में हमारी मर्जी चलेगी। दीदी तो बस काम करने के लिए बनी है। गोपाल, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। ऐसे शब्द मत बोलो। हम सब एक ही परिवार हैं। परिवार? मुझे तेरा चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता। जा, बर्तन धो, घर साफ कर और खेत में पानी दे। हाँ, जा। सरस्वतीपुर गांव छोटा था, पर वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। मिट्टी की खुशबू और मेहनत की महक वहां के हर कोने में घुली हुई थी। उसी गांव में रहता था मोहनलाल, एक साधारण किसान, और उसकी प्यारी बेटी सीमा। बेटी सीमा, सूरज ऊपर चढ़ आया है। अगर आज खेत की मेड़ पर पानी नहीं छोड़ा तो फसल सूख जाएगी और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सुबह से ही खेत में हैं। बेटी, तू छोटी है, लेकिन तेरे हौसले बड़े हैं। माँ के जाने के बाद तू ही तो इस घर की रोशनी है। अगर तू ना होती तो ये घर बहुत पहले उजड़ चुका होता। पिताजी, माँ ने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं आपकी बातें याद रखती हूँ। ये खेत, ये मिट्टी मेरी दुनिया है। तेरा दिल देखकर लगता है जैसे भगवान ने मुझे फिर से नई ताकत दे दी है। दिन बीतते गए। पिता बेटी हर सुबह खेतों में जाते, मिट्टी जोतते, बीज बोते और शाम को एक साथ चूल्हे पर रोटियां सेंकते। उनका घर छोटा था, मगर खुशियों से भरा हुआ। पिताजी, हमारे पास पैसा भले कम हो, पर सुकून बहुत है। सच्चाई और मेहनत की कमाई का स्वाद ही कुछ और होता है। सही कहा तूने। गरीब का पेट आधा भरेगा, लेकिन उसका मन छल और झूठ से कभी नहीं भरता। यही हमारी असली पूंजी है, ईमानदारी। और आपकी दुआ मेरी ताकत है पिताजी। जब भी आप हल उठाते हैं, लगता है जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। लोग कहते हैं बेटी को बस घर में रहना चाहिए, पर तूने साबित कर दिया कि बेटी बेटे से कम नहीं होती। मुझे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी रह सकती हूँ। तू है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। तेरे बिना ये खेत बंजर पड़ जाते और घर का चूल्हा ठंडा हो जाता। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आपकी ढाल बनकर रहूंगी। चाहे धूप हो, आंधी हो या तूफान, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी। तेरे ये शब्द मेरे दिल को सुकून देते हैं बेटी। तुझे देखकर लगता है जैसे तेरी माँ की आत्मा तुझ में बस गई हो। पिताजी, माँ भले चली गईं, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। आपने जो सिखाया है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान लालिमा से भर गया। मोहनलाल ने खेत की तरफ देखा और कहा, बेटी, देखो, ये मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं देती, ये हमारे जज्बातों को भी सींचती है। हमारे पसीने की हर बूंद हमारी सच्चाई की गवाही देती है। और जब फसल लहराती है तो लगता है जैसे धरती माँ हमें आशीर्वाद दे रही हो। बेटी, मेरी दुआ है कि तेरा जीवन भले संघर्ष से भरा हो, पर तेरी आत्मा हमेशा उजली और मजबूत बनी रहे। आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं इसे हमेशा दिल में संभाल कर रखूंगी। चल बेटी, अब घर चलें। शाम ढल रही है और कल फिर एक नया दिन हमारे इंतजार में होगा। जी पिताजी, मैं चूल्हा जलाती हूँ और कल के लिए बीज भी तैयार कर देती हूँ। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, मुझे यकीन है। रात का सन्नाटा, मिट्टी के दिए की लौ और पिता बेटी की मुस्कान, यही सरस्वतीपुर की असली पहचान थी। दिन गुजरते गए। सीमा और मोहनलाल की मेहनत से फसल लहराने लगी, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।
धीरे धीरे मोहनलाल को महसूस होने लगा कि उम्र उसका साथ छोड़ रही है। सीमा, अब मैं जल्दी थक जाता हूँ। खेतों का काम बढ़ गया है और तू अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती। शायद अब वक्त आ गया है कि घर में कोई और आए जो तेरा सहारा बन सके। आपका मतलब है आप दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटी, यही सोच रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तू अकेली रह जाए। कोई माँ जैसी औरत अगर इस घर में होगी तो तुझे थोड़ा सहारा मिलेगा। पिताजी, अगर यही आपका निर्णय है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ। आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तू हमेशा मेरी समझदार बेटी रही है। कुछ हफ्तों बाद मोहनलाल ने शांति नाम की एक विधवा महिला से विवाह कर लिया। शांति अपने साथ अपने बेटे गोपाल को भी लेकर आई। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चले। शांति मुस्कुराती, घर संभालती और मीठी बातें करती। पर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन सुबह जब सीमा चूल्हा जला रही थी। सीमा, मैंने सुना है तू बहुत काम करती है। अच्छा है, आज से सारा घर तू ही संभालेगी। रोटी पकाना, पानी लाना, कपड़े धोना, सब कुछ। माँ, आप कहेंगी तो मैं सब कर लूंगी। घर की सेवा करना मेरे लिए कोई बोझ नहीं। सेवा नहीं, जिम्मेदारी कहो। और सुन, गोपाल अब छोटा नहीं है। उसे कोई काम मत बोलना, उसे आराम चाहिए। सही कहा माँ ने। मैं क्यों काम करूं? मेरे लिए तो ये घर नया है। काम करना तो नौकरों का काम होता है, ना कि मेरा। भाई, हम गरीब हैं। यहाँ हर किसी को काम करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि पिताजी पर और बोझ बढ़े। तू खुद को बहुत समझदार समझती है ना? देखना, एक दिन ये घर तुझसे छिन जाएगा। गोपाल, चल बेटा, तू बाहर खेल ले। और तू सीमा, ज्यादा बोल मत। मैं तेरी माँ हूँ और तू वही करेगी जो मैं कहूँगी। जी माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। जहां पहले हंसी की गूंज थी, वहां अब आदेश और ताने सुनाई देने लगे। शांति, मुझे लगता है सीमा पर तू ज्यादा बोझ डाल रही है। वो दिन रात काम करती है पर कभी शिकायत नहीं करती। थोड़ा उसे भी आराम दे। अरे जी, मैं तो बस उसे सिखा रही हूँ कि घर कैसे संभालना चाहिए। आप ही तो कहते हैं कि लड़की को जिम्मेदार बनना चाहिए। हाँ, पर जिम्मेदारी का मतलब तकलीफ नहीं होता शांति। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मन ही मन सोचती है, अब ये आदमी भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। फिर देखती हूँ ये लड़की कैसे टक्कर देती है मुझे। दिन बीतते गए। सीमा घर और खेत दोनों संभालती रही और शांति धीरे धीरे घर की मालिक बनती गई। एक दिन मोहनलाल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पिताजी, आप ठीक हैं? मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। नहीं बेटी, अब शायद मेरा समय आ गया है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सीमा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। इस घर और खेत को कभी मत छोड़ना। ये तेरी माँ की और मेरी आत्मा की निशानी है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, इस मिट्टी का साथ मत छोड़ना। पिताजी, मैं वचन देती हूँ कि जब तक सांस है, मैं इन खेतों और आपकी यादों की रक्षा करूंगी। अब मुझे चैन मिलेगा। तू मेरी सच्ची बेटी है। इतना कहकर मोहनलाल ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। सीमा के जीवन की रोशनी बुझ गई थी। मोहनलाल के गुजरने के बाद घर की हर चीज जैसे बेजान हो गई। चूल्हा ठंडा पड़ गया, खेत सूने लगने लगे और सीमा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ दिनों तक शांति ने बनावटी सहानुभूति दिखाई, लेकिन जैसे ही समय बीता, उसका असली रंग उजागर हो गया। सीमा, अब इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। तेरे बाप की मौत के बाद ये घर मेरा है और तू बस एक जिम्मेदारी। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बेटी की तरह अपनाएं। बेटी? मैं तुझे बेटी मानूं? तू तो मेरे और मेरे बेटे के बीच की दीवार है। हाँ माँ, अब घर में हमारी मर्जी चलेगी।
दीदी तो बस काम करने के लिए बनी है। गोपाल, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। ऐसे शब्द मत बोलो। हम सब एक ही परिवार हैं। परिवार? मुझे तेरा चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता। जा, बर्तन धो, घर साफ कर और खेत में पानी दे। हाँ, जा। दिन ढलने से पहले सब काम खत्म कर लेना। अगर कुछ बाकी रहा तो आज खाना नहीं मिलेगा। जी माँ। दिन रात मेहनत करते हुए सीमा के हाथों में छाले पड़ गए। धूप में तपते खेत, भारी घड़े और खाली पेट, यही उसकी नई जिंदगी बन गई थी। लेकिन उसके दिल में अब भी अपने पिता की सीख गूंजती थी। सच्चाई और मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। एक दिन दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने था लाला जी, गांव का अमीर साहूकार। ओ लड़की, तेरे बाप ने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कब चुकाएगी? अब तो वो मरा, पर उसका हिसाब तू चुकाएगी। लाला जी, मैं जानती हूँ कि पिताजी ने कर्ज लिया था, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं मेहनत से एक एक पैसा चुका दूंगी। लाला जी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की किसी काम की नहीं। इसका बस एक ही हल है, जमीन बेच दो और हिसाब खत्म करो। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये जमीन मेरे पिताजी की आखिरी याद है। इसे बेच देना मतलब उनका सपना तोड़ना होगा। मुझे तेरे पिताजी के सपनों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपने और अपने बेटे के आराम की चिंता है। हाँ माँ, सही कहा। जमीन बेच देंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैसे होंगे तो मजे करेंगे। मेहनत करना शर्म की बात नहीं है गोपाल, पर पिता की निशानी खोना सबसे बड़ा अपमान है। ओ लड़की, तू बहुत बड़ी बातें करती है। पर जब वक्त आएगा तू खुद मेरे कदमों में गिरकर जमीन दे देगी। कभी नहीं। मैं अपने पसीने से इस कर्ज को चुकाऊंगी, चाहे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, पर जमीन नहीं दूंगी। देख लूंगा तेरी अकड़ कब तक रहती है। अगर अगली फसल तक पैसे नहीं दिए तो खेत और घर दोनों मेरे होंगे। लाला जी चला गया, पर उसकी धमकी का असर घर में बिजली की तरह गूंज गया। सुना तूने? अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो सब कुछ चला जाएगा। अब से तू और भी मेहनत करेगी। मैं और गोपाल तो हाथ नहीं लगाएंगे। माँ, मैं कर लूंगी सब कुछ। मेरे हाथों में भले खून के छाले पड़ जाएं, पर मैं पिताजी की इज्जत नहीं जाने दूंगी। दीदी, तू तो मूर्ख है। दुनिया में अब मेहनत नहीं, चालाकी चलती है। शायद, पर मैं जानती हूँ, सच्चाई देर से सही, पर जीतती जरूर है। रात का सन्नाटा गहराया। सीमा चुपचाप दिए के पास बैठी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने मन ही मन कहा, पिताजी, आपने जो वचन दिया था, मैं निभाऊंगी। ये मिट्टी मेरी आत्मा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। अगले दिन से सीमा ने मजदूरी शुरू कर दी। वो दूसरों के खेतों में काम करती, बदले में कुछ अनाज और सिक्के कमाती। कभी भूखी रहती, कभी बारिश में भीगती, पर उसके हौसले कभी नहीं टूटे। अरे, ये वही लड़की है ना, मोहनलाल की बेटी? कितनी हिम्मती है, अकेली सब कुछ झेल रही है। हाँ बहन, भगवान इसे ताकत दे। ऐसी बेटियां हर घर में हों तो समाज बदल जाए। धीरे धीरे सीमा का नाम गांव में फैल गया। लोग उसे सम्मान से देखने लगे, पर लाला जी को ये सब रास नहीं आया। ये लड़की तो लोगों के दिलों में जगह बना रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे कुछ करना होगा। वो चालें चलने लगा और सीमा की सच्चाई की परीक्षा
अब शुरू होने वाली थी। दिन बीतते गए और सीमा की मेहनत बढ़ती गई। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, पर जितना कमाती कर्ज उससे कई गुना बड़ा था। अरे सीमा, तेरा कर्ज कब चुकाएगी? मर जाएगी, लेकिन ये खेत नहीं बचा पाएगी। माँ, आप देखना, मेरे पसीने की हर बूंद एक दिन मेरा हथियार बनेगी। ये खेत मेरे पिताजी की याद हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। दीदी, तू जिंदगी भर काम करती रहे, लेकिन दुनिया पैसों से चलती है, भावनाओं से नहीं। और मैं मानती हूँ कि इंसानियत और सच्चाई की कीमत ही सबसे बड़ी है भाई। इसी बीच गांव में एक बड़ी खबर फैली। राजा विक्रम खुद सरस्वतीपुर आने वाले थे ताकि लोगों की समस्याएं सुन सकें। गांव के चौक में ऐलान हुआ, सुनो सुनो, आज शाम राजा विक्रम का दरबार खुलेगा। जो भी अन्याय का शिकार है, वो अपना मामला रख सकता है। सीमा के दिल में उम्मीद की किरण जगी। वो सोचने लगी, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई सबके सामने रखूं। लेकिन शांति और लाला जी को ये बात पसंद नहीं आई। सुन सीमा, अगर तू राजा के सामने गई तो याद रख, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी। हाँ दीदी, जा मत। राजा अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। तू खुद का मजाक बनवा लेगी। अगर सच्चाई बोलना मजाक है तो मैं वो मजाक 1000 बार करूंगी। मैं डरने नहीं आई दुनिया में, बल्कि अपने पिता की इज्जत बचाने। शाम को दरबार सजा। सिपाही, पंडित, गांव के बुजुर्ग और राजा विक्रम स्वयं सिंहासन पर बैठे। जो भी पीड़ित है, आगे आए और अपनी बात रखे। सबसे पहले लाला जी आगे बढ़ा। महाराज, मैं इस गांव का व्यापारी हूं। मोहनलाल नाम के एक किसान ने मुझसे कर्ज लिया था। अब उसकी बेटी सीमा उस कर्ज को देने से इनकार कर रही है। लड़की कहाँ है? मैं हूँ महाराज। क्या लाला जी की बात सच है? महाराज, मेरे पिता ने कर्ज लिया था, ये सच है। लेकिन मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ ताकि उनका कर्ज चुका सकूं। मैं बस थोड़ा समय मांगती हूँ। झूठ! ये लड़की बस बातें बनाती है। इसकी माँ और भाई को पूछ लीजिए, सब सच बता देंगे। महाराज, ये लड़की जिद्दी और जिद्दी है। मेरे लाख कहने पर भी काम नहीं करती। इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। एक बेटी, एक माँ और एक व्यापारी, तीनों की बातें अलग हैं। अब सच्चाई खोजनी होगी। लड़की, तेरे पास कोई सबूत है कि तू कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है? महाराज, सबूत तो मेरे पास नहीं, पर मेरे खेत हैं। वहां की मिट्टी, वहां की फसल, हर पौधा मेरी मेहनत का गवाह है। बहुत अच्छा। सिपाहियों, तुरंत इस लड़की के खेत और लाला जी के रजिस्टर की जांच करो। सिपाही गए और थोड़ी देर बाद लौटे। महाराज, जांच के दौरान हमें लाला जी के घर से कई लोगों के जमीन के कागज मिले हैं, जिनमें ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर लोगों की जमीन हड़पी गई है। लाला जी, ये क्या है? महाराज, ये सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है। चुप रहो। जब तक मैं हूं, इस राज्य में किसी गरीब पर अन्याय नहीं होगा। महाराज, आपने न्याय में मेरा विश्वास फिर से जगा दिया। बेटी, तेरी सच्चाई ने तुझे जीत दिलाई है। आज से तेरे पिता की जमीन तेरे नाम पर होगी। और लाला जी, तुम्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। जय हो राजा विक्रम की, सच की जीत हुई। सीमा, मैंने तुझे बहुत सताया। तूने फिर भी कभी जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। माँ,
गलती हर इंसान से होती है। पिताजी हमेशा कहते थे, माफी देने वाला सबसे बड़ा होता है। मैं आपको माफ करती हूँ। दीदी, मैंने भी बहुत बुरा कहा था। अब से मैं मेहनत करूंगा और तेरे साथ खेत संभालूंगा। यही मेरे पिता का सपना था कि हम एक परिवार